किताबवाला में आज कहानी 170 करोड़ के करप्शन की। प्रधानमंत्री कार्यालय से कथित तौर पर एक फोन गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज का दावा किया गया और ये सुनते ही बैंक के कैशियर ने जी माताजी कहा और 60 लाख रुपए निकाल करके ट्रंक में रख दिए। कि किसी ने रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर है वहाँ पर नॉर्मल सोमवार का दिन था और कोई फ़ोन करता है चीफ कैशियर को और वो कहते हैं कि साहब हम प्रधानमंत्री के सचिव बोल रहे हैं, इंदिरा जी जो प्रधानमंत्री बात करेंगे। तथा कथित रूप से इंदिरा गांधी फ़ोन के लाइन पे आती हैं और वो कहती है कि हमें बांग्लादेश फंड के लिए 60 लाख रुपया चाहिए और उसने तुरंत सब गड्डियाँ निकाली, ट्रक में रखा, गाड़ी ली, खुद ड्राइव करके और जाके महाशय पैसे देके आ गए। ऑपरेशन तूफान की कहानी क्या थी, कैसे ये पैसा रिकवर किया गया और क्या पूरी घटना? कोई भी अपराध होता है वो कोई खलाजी का घर नहीं होता कि वो हमने आपसे मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले और वापस कर दिए। ये इट्स अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। और इसमें जैसे मैंने कहा कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, प्रधानमंत्री कार्यालय में कैसे कामकाज होता है, कोई इंदिरा गांधी के नाम पे फ़ोन करे और इंदिरा गांधी की आवाज़ पे करके, एक बहुत बड़ा एक मतलब उस तरह के सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेन थी। उस ज़माने में कोई होती, इंदिरा गांधी की किस्मत अच्छी थी कि वो लोकसभा का सत्र चल रहा था और वो सदन में मौजूद थी, नहीं तो ये बात चिपक जाती कि इंदिरा गांधी ने ही फ़ोन किया। कल्प्रिट भी पकड़ लिया, पैसा भी सारा रिकवर हो गया। फिर नागरवाला स्कैंडल इतना बड़ा कैसे बना या इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में कि हमें एक पूरी किताब पर डिस्कशन कर रहे हैं? इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक पूरा का पूरा राजनीतिक वातावरण में ये एक बहुत बड़ा एक मौका हाथ में आया। ये 60 लाख जाना था मॉरिशस या कहीं पे और ये जा नहीं पाया तो फ्लाइट मिस हो गया और ये पैसा संजय गांधी के लिए था। रेड्डी कमीशन की क्या फाइंडिंग्स थी? 820 पन्नों की जो आप उस सबमिटेड रिपोर्ट को जब आप गए हैं, आपने उसमें क्या देखा? क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी की पेशी होती है। रेड्डी ने काफी क्रिटिसाइज किए पुलिस को। मर्यादा की बात होती थी। दो प्रधानमंत्री, मतलब एक फॉर्मर प्रधानमंत्री और एक सर्विंग प्रधानमंत्री, दोनों ने गवाही दी। आज आप ऐसा कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने जाए। क्या ये माना कमीशन ने कि इंदिरा गांधी का इसमें उनका नाम से इसमें ड्रैग किया गया? देखिए, मैं वो सब कॉन्स्पिरेसी नहीं मानता कि कोई डीप स्टेट है या ये है, लेकिन बहुत सी अगर जो लोग इस किताब को पढ़ना चाहें पढ़ेंगे तो बिटवीन लाइन उन्हें बहुत सारे इस तरह की मतलब जो ऐसे पहलू मिलेंगे जिसका किसी तरीके से एक साक्ष्य के हिसाब से कोई उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. किताबवाला में आज कहानी 170 करोड़ के करप्शन की, जो उस वक्त आज से 53 साल पहले जिसकी कीमत थी 60 लाख रुपए। प्रधानमंत्री कार्यालय से कथित तौर पर एक फ़ोन गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ का दावा किया गया और ये सुनते ही बैंक के कैशियर ने जी माताजी कहा और 60 लाख रुपए निकाल करके ट्रंक में रख दिए। ये ऐसा करप्शन का केस है जिसमें पैसा भी रिकवर हो गया, कल्प्रिट भी पकड़ लिया गया, लेकिन आज तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि उसके पीछे वो लोग कौन थे, एक्चुअल प्लेयर्स कौन थे। क्या वाकई वो रॉ या सीआईए का हाथ था या ये सब बस हवा की एक बनाई हुई अपोजिशन की एक धुआं था जो आज तक छट नहीं पाया है। ये सब आज हम बात करेंगे किताब के आश्रय, किताब जिसका नाम है द स्कैम दैट शूक द नेशन। इसे लिखा है प्रकाश पात्र और रशीद किदवई जी ने। किताबवाला में आज वो दोनों हमारे साथ हैं। किताब का सबटाइटल है द नागरवाला स्कैंडल। जब आप 70 के दशक की पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, 71 के इलेक्शन से, गरीबी हटाओ के नारे से, बाद में बांग्लादेश के बनने से, इमरजेंसी आने से, और उसके बाद से धीरे धीरे जब खालिस्तान का उदय होना शुरू होता है 80 के दशक में, जनता पार्टी का बनना भी शुरू होता है, मतलब सरकार में आती है, तो उस वक्त में नागरवाला स्कैंडल आपको 70 के शुरुआती दशकों में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लैंडस्केप पर अपना इम्प्रिंट देता हुआ दिखता है। मेरा नाम दीपक है। मेरे मेहमानों का परिचय ये है कि प्रकाश पात्रा जी पिछले 5 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। रशीद जी को आप नेता नगरी के प्रोग्राम में कई बार देख ही चुके हैं। उनकी किताबें जैसे कि 24 अकबर रोड हुई या सोनिया गांधी की जो बायोग्राफी हुई बहुत ही चर्चित है। ये किताब का हिंदी में आने की भी उम्मीद है। उनकी जो एक किताब मैं आपसे ज़रूर कहूँगा आप ज़रूर पढ़ें, वो है 24 अकबर रोड। उससे आपको कांग्रेस की पॉलिटिक्स को समझने का एक बेसिक डोजर मिलता है, फिर बाकी आप अपनी आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले कहानी
इस पूरे स्कैम के बारे में जानने की ही। हमने कुछ स्निपेट्स में देखा ही, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया, लेकिन असलियत में क्या हुआ था। 24 मई 1971 को फ़ोन आया, उन्होंने कैशियर ने इस बात को सुना, वेद प्रकाश मल्होत्रा ने, वो किसका फ़ोन था, पूरा एक बार पूरी घटना को जरा हमारे यंग ऑडियंस को एक बार बताएं। जी देखिए, धन्यवाद दीपक, ये बड़ा एक दिलचस्प वाक़या रहा, बड़ा अनहोनी और अजीब टाइप की। उससे 2-3 चीज़ें हमें बड़े एक सीख भी मिलती है। एक तो ये कि जो भ्रष्टाचार होता है, राजनीति का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार स्वतंत्रता के बाद में जो देश में आज़ाद भारत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल ये रहा है, फाइनेंशियल स्कैंडल, जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। और इसमें जैसे आज हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, हम सब बड़े सतर्क रहते हैं कि आज हम जब यूपीआई करते हैं या बैंकिंग में उस तरह के आते हैं, लेकिन उस समय जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था तब भी टेक्नोलॉजी मतलब केवल टेलीफोन से जो था, इतना बड़ा एक फ्रॉड और स्कैंडल हो गया कि किसी ने रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर है वहाँ पर नॉर्मल सोमवार का दिन था और कोई फ़ोन करता है चीफ कैशियर को और वो कहते हैं कि साहब हम प्रधानमंत्री के एक सचिव बोल रहे हैं, पीएन अक्सर और इंदिरा जी जो प्रधानमंत्री बात करेंगे। और देखिए भक्ति काल का हम भी एक युग देख रहे हैं, भक्ति काल उस ज़माने में भी था। तो उस भक्ति काल के युग में कैशियर को बजाय इसके कि वो तफ्तीश करता उसने जी माता जी करके वो कर दिया कि मतलब हुक्म मानने के मुद्रा में आ गया। और उसने फ़ौरन फ़ोन पे तथाकथित रूप से इंदिरा गांधी फ़ोन की लाइन पे आती हैं और वो कहती है कि हमें बांग्लादेश फंड के लिए 60 लाख रुपया चाहिए, जिसका आपने आकलन का जिक्र किया कि आज के समय 173 करोड़, मतलब उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। तो वो चाहिए है और बांग्लादेश फंड के लिए चाहिए। और बिल्कुल एक फिल्मी कहानी कि वहाँ पर सामने 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर जो एक वो था फ्री मैसन चर्च जो था, वहाँ के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होगा, वो कहेगा बांग्लादेश का बाबू और आप कहोगे बैरिस्टर एट लॉ। वो कोर्ट के बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे ये। और उसने तुरंत सब गड्डियाँ निकाली, ट्रक में रखा, गाड़ी ली, खुद ड्राइव करके और जाके महाशय पैसे दे के आ गए। और उसके बाद उन्होंने कोई वो जो जिस तरह का जो ड्यू डिलीजेंस होता है बैंकिंग में बड़ा महत्वपूर्ण होता है वो नहीं किया। और जब आए पेपर वर्क उसके बाद उन्होंने इस तक का, जब वो प्रधानमंत्री के मतलब इंदिरा गांधी के निवास पे गए तो पता चला कि संसद चल रही है। और भी पात्रा जी बताएंगे कि संसद चलने का क्या इस मामले में महत्व रहा। तो वो संसद चल रही थी और इंदिरा गांधी अपने घर पे भी नहीं थी। तो फ़ोन किसने किया? 11 बजे से तो संसद शुरू हो जाती है, अगर 11:30 बजे 11:40 पे फ़ोन आता है तो वो फ़ोन किसने किया? तो ये सारा का बहुत ही नाटकीय घटना हुई। और बैंकिंग सिस्टम की जो कमज़ोरियाँ थी या जो ये मानवीय दृष्टिकोण से जो हम जो श्रद्धा या भक्ति का भाव रखते हैं, उसका ब्यूरोक्रेसी से उसे बचना चाहिए, एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण था। अच्छा, इस पूरे जब ये स्कैम घट रहा है उसका तो इसकी पकड़ने की कहानी पर भी जाएंगे, वो पैसा कैसे रिकवर हुआ, लेकिन यहाँ 2 कैरेक्टर्स का बड़ा जिक्र हुआ। एक जिसने फ़ोन किया उसका नाम था रुस्तम सोहराब नागरवाला, और जिस मुख्य कैशियर ने फ़ोन उठाया वो थे वेद प्रकाश मल्होत्रा, पार्टीशन के रिफ्यूजी। आपने 2 चैप्टर्स उनके प्रोफाइल पर डेडिकेट किए हैं। ये दोनों व्यक्ति कैसे थे, क्योंकि हमारी पूरी कहानी के मुख्य किरदार यही 2 लोग हैं इन देयर पर्सोना। देखिए, रुस्तम सोहराब नागरवाला जो है वो एक एक्स फौजी थे। तो बाद में पता चला कि उन्होंने वॉइस आवाज़ इंदिरा जी के वॉइस पे उन्होंने फ़ोन किए थे और उन्होंने कन्फेस भी किया प्रिलिमिनरी जब पुलिस के सामने। बाद में वो मुकर गए। लेकिन पैसा जो है, जो व्यक्ति हम रशीद ने बताया कि वो रहेगा 1 किलोमीटर की दूर, वो थे रुस्तम नागरवाला। फ़ोन आया था वेद प्रकाश जी के पास, जो एक थे उनके कैशियर थे। वो रीज़न फ्रॉम द रैंक्स, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, तो उस टाइम को जो नौकरी सुपारिश ये से करके, लेकिन बहुत अच्छे बैंकिंग ऑफिसर थे करके सब लोग जो उनके जानकार थे वो सब कहते थे कि ये अच्छे बैंक ऑफिसर थे। तो तुरंत उनका प्रमोशन होके वो चीफ कैशियर बने हुए थे। तो उनको जो फ़ोन आया कि जाके इस तरह के आदमी होगा, उनको ये पैसा देना है, तो रुस्तम नागरवाला वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो अगर वो ये मल्होत्रा ने बैंक के कार बगैर परमिशन के, बगैर ये पे उन्होंने वो गाड़ी में लेके गए वहाँ पे। तो उन्होंने उनको मिले, फिर उसी गाड़ी में इन्होंने गए पैसा देने के लिए, पैसा लेके कि एयरपोर्ट जाना है करके नागरवाला ने कहा था। आधी रास्ता में कहा कि टाइम चले गया है, फ़्लाइट चले गया होगा, तो आप यहाँ से चले जाओ
इंदिरा जी के घर पे रसीद ले लेना, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने दूसरे गाड़ी में, टैक्सी में वो पैसा लेके चले गए। जब मल्होत्रा ने गए प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में, तो उनको पता चला कि पार्लियामेंट चल रहा है, तो प्रधानमंत्री है नहीं वहाँ पे। फिर वो पार्लियामेंट हाउस गए। 3-4 बार अप डाउन होने के बाद फिर उनका मुलाकात होता है पीएन हक्सर के साथ, और हक्सर बताते हैं उनका इंदिरा जी के जो पीएस थे उस टाइम को, सेशन साहब, उनको भी मिलते हैं। उन्होंने कहते हैं कि नहीं, ऐसे कोई फ़ोन नहीं गया है और आप पुलिस के पास तुरंत जाओ, क्योंकि यू मतलब आपको चीट किया गया है। ये रहा। अच्छा, इसके बाद आपकी कहानी आगे बढ़ती है और उसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन तूफान, है ना, जिस पुलिस के बारे में अक्सर इस तरह की मीम्स या भ्रांतियां होती हैं डी.के. कश्यप साहब ने, कि पुलिस बहुत जल्दी से एक्ट नहीं लेती और शाम भर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारा पैसा डिफेंस कॉलोनी से रिकवर कर लिया जाता है। ऑपरेशन तूफान की कहानी क्या थी, कैसे ये पैसा रिकवर किया गया और क्या पूरी घटना रही? ऑपरेशन ये हुआ कि जो कश्यप साहब थे, ये उनका पहला पोस्टिंग था फील्ड में। ये चाणक्यपुरी के एसीपी थे। तो जब हक्सर साहब ने उनको कहा कि पुलिस के पास जाओ, तो ये पुलिस वाले को जानते थे। जो मल्होत्रा साहब, एक पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पे था बाहर, उनको जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ डीसीपी, उस टाइम को डीसीपी तो नहीं था, एसपी जो न्यू दिल्ली हैं, उनको मिल लीजिए। तो ये लोग आए। जब आए तो उसी दिन बांग्लादेश की सपोर्ट में भारतीय जनसंघ ने डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था बोट क्लब में। कश्यप वहाँ पे थे और साथ में 2 SHO, जो एक चाणक्यपुरी के और दूसरा तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के, वो दोनों SHO उनके अंडर में थे। तो वो वहीं पे खड़े होकर बात कर रहे थे। तो कश्यप के पास इन्होंने पहुँचे। तो कश्यप ने जब सुना ये पूरी कहानी, तो कश्यप ने लॉन्च किया ऑपरेशन तूफान। कि फट से उन्होंने अपने जीप से जो मोबाइल नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क, उसमें कह दिए कि ऐसे ऐसे टैक्सी है, इस टैक्सी में ये गया है, उसको पकड़ो करके। फिर उन्होंने उसको लेके आ गए, थाने में आ गए। तो भाई जब इवनिंग तक, ये इवनिंग नहीं है, वही आफ्टरनून में चाणक्यपुरी में पहला टैक्सी जो है उसको ट्रेस किया गया, उसका ख़राब था। तो फिर वो ड्राइवर की से इंफॉर्मेशन लेके कहाँ छोड़ा, डिफेंस कॉलोनी किधर छोड़ा, वो लेके ड्राइवर को भी 500 रुपये दिए कि तुम वो मुफ्त तो दिले पे रहे हो। हाँ, 500 रुपये उस जमाने माने रखते थे, बहुत मायने रखते थे। और नागर वालों ने वो टिप्स दे के गया हुआ था, लेकिन वो तो लास्ट ये पे था। तब तक वो ड्राइवर को भी पता चल गया था इतने पैसा, वो डरा हुआ था कहीं ये कुछ गड़बड़ तो चोरी से नहीं कोई चोरी करके तो ना आए। तो वो सिर्फ वो टैक्सी के थ्रू में, एक टैक्सी से दूसरे टैक्सी, एक फ्लैट टायर वाला इनका हो गया था, दूसरे टैक्सी वो देखा हुआ था, तो उससे उन्होंने ट्रेस किए जाके। जो बाय इवनिंग इनको पता चले गया था, 60,95,000 रुपये वहाँ से मिल गए। उनको पता चले गया जब ये आदमी जो है नागर वाला, वो रहते थे पारसी धर्मशाला में। तो वहाँ धर्मशाला में गए ये पुलिस पार्टी, तो वहाँ से पता चला कि वो आए हुए थे, फिर बाहर गए हुए। तो फिर वहाँ पे उन्होंने छोड़ रखे थे अपने कुछ पुलिस वाले। जब शाम को वापस आया तो उनको पकड़ लिया और रात को फिर पैसा बरामद हुआ जाके डिफेंस कॉलोनी में, जहाँ पैसा रखे थे। वो बाय इवनिंग रात तक सब कुछ मामला साफ हो गया था। अच्छा, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के मन में ये बहुत बेसिक जिज्ञासा आ रही होगी कि ठीक है, एक घटना हुई, लेकिन उस घटना के बाद जो पैसा, जितना पैसा लूटा गया था वो सारा रिकवर हो गया। 59,95,000 और 5,000 रुपये बाद में वेद प्रकाश मल्होत्रा अपनी जेब से भर देते हैं। नहीं, वो जेब से, बिकॉज वो लॉ था उस टाइम को कि बैंक का लॉस है उसी को भरना पड़ेगा। गलती थी, उसका गलती थी, तो उसने तो कल्प्रिट भी पकड़ लिया, पैसा भी सारा रिकवर हो गया। फिर नागरवाला स्कैंडल इतना बड़ा कैसे बना, या इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में कि हमें एक पूरी किताब पर डिस्कशन कर रहे हैं, या वो इतना बड़ा एक पॉलिटिकल इम्प्रिंट छोड़ कर गया? इसमें दो चीज़ का मेन करता हूँ, पॉलिटिकल पार्ट वो बताएंगे। एक तो ये हुआ कि नागरवाला जो है पहले कन्फेस कर लिए, उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट की बेसिस से उनको कन्विक्शन हो गया। कॉरोबोरेटिव एविडेंस जो होता है पुलिस को कलेक्ट करना है। पुलिस, ये यंग ऑफिसर थे, कौन, कश्यप,
तो इन्होंने कि इतने बड़ी घटना और इतने कम समय में वो सॉल्व कर देते हैं तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो उसका प्रोसेस में जो पुलिस का जो अपना प्रोसेस होता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कॉरोबरेटिव एविडेंस होना चाहिए कि जो आदमी कह रहा है वो सही कह रहा है नहीं कह रहा है, वो सब कलेक्ट नहीं किए थे। तो इनका कन्विक्शन हो गया। तो कन्विक्शन हो जाने के बाद वो बाद में मुकर गए कि नहीं मैंने ये नहीं कहा हूँ। तो एक तो केस जो है वो फॉल फ्लैट हो गया। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुआ कि उसी दौरान पे 3-4 महीने के अंदर कश्यप की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, जब वो अपने जो honeymoon मेन की आई तरफ जा हो रहे थे। हनीमून से वापस आ रहे थे। उसका बाद नागरवाला की डेथ हो जाता है इन हॉस्पिटल, तो अपने बर्थडे के दिन ही। बर्थडे के दिन। तो इतने जब चीज़ें हो रहा है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उस टाइम को क्या था, रशीद भी बोलेंगे आपको, तो पूरा कंबाइंड अपोजिशन हुए, मीडिया हो, सबको डाउट होने लग गया कि इस केस में कुछ है। तो इसलिए इसका ये हो गया पॉलिटिकल बैकग्राउंड। जी देखिए, जैसा पात्रा साहब ने बताया, देखिए पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है और वही इस कहानी को बहुत ज़्यादा रोचक बनाती है। कि देखिए, पहले इंदिरा गांधी, जब जवाहरलाल नेहरू के उसके बाद में शास्त्री जी बने और फिर शास्त्री जी के निधन के बाद में इंदिरा गांधी बनी, फिर कांग्रेस में बड़ी रस्साकशी हुई और एक स्प्लिट हुई और सबको एक ऐसा उम्मीद या आकलन था कि इंदिरा गांधी जो है वो वापस नहीं आएंगी, लेकिन वो सत्ता में एक बड़ी उन्होंने जीत हासिल करी। 71 के चुनाव में। 71 के चुनाव में, और 71 का चुनाव जैसे शुरुआती साल के शुरुआती दौर में हुआ था, उसके बाद तो विपक्ष बहुत ज़्यादा हताश था और विपक्ष में 3 मतलब धड़ रहे थे। एक तो जो मतलब एक जो कांग्रेस में नहीं, जो टूटे हुए, जो इंदिरा गांधी से अलग कांग्रेस हुई थी वो संगठन, दूसरा जो भारतीय जनसंघ, और तीसरे जो था जो वाम दल होते, जो कांग्रेस के सोशलिस्ट, जो ये विरोधी थे। तो ये लोग जो थे, इनमें बड़ा एक सेंस ऑफ डिमोरलाइजेशन की, मतलब कहने को करने को कुछ भी नहीं था। और दीपक देखिए, इस संदर्भ में बस एक बात मैं थोड़ी सी और भी बताना चाहूँगा कि आपने एक सरसरी तौर से जिक्र किया कि धरना प्रदर्शन हो रहा था बांग्लादेश की उस समय युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो विपक्ष धरना प्रदर्शन करता था। आज जो विपक्ष के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि साहब अगर युद्ध जैसे हालात हों तो धरना प्रदर्शन करना, प्रश्न उठाना जो है वो एक देश राष्ट्रद्रोह है या देश के हित में नहीं है, लेकिन देश के हित में उस समय भी ऐसा होता था। तो इंदिरा गांधी की नुक्ताचीनी हो रही थी कि क्यों इंदिरा गांधी जल्दबाजी नहीं कर रही और फौज नहीं भेज रही, और जो बांग्लादेश की एक लड़ाई थी आज़ादी की, उसमें क्यों इंदिरा गांधी सक्रिय नहीं है। तो एक ये लिमिटेड पॉइंट। तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक पूरा का पूरा राजनीतिक वातावरण में ये एक बहुत बड़ा एक मौका हाथ में आया। और उस समय मैं ये भी बताते चलूँ कि संजय गांधी का राजनीतिक रूप से उदय हो रहा था। तो ये कहना कि इसके पीछे क्या संजय गांधी थे, ये भी एक तरीके का एक कुप्रचार या एक कथानक बनाने की कोशिश की। मीडिया में ये भी आया कि ये पैसा जो है ये मॉरिशियस चले गया, ये 60 लाख जाना था मॉरिशियस या कहीं पे, और ये जा नहीं पाया। हाँ, तो फ्लाइट मिस हो गया और ये पैसा संजय गांधी के लिए था। ये भी एलिगेशन और आया। ये भी था कि हरियाणा में उनको जमीन खरीदने के लिए सरकार वो को दूसरा, पैसा देना है। हाँ, बहुत सारी मारुति चीजें के। इसमें तरह तरह के जो थे, संजय जो बता रहे हैं संजय के की बारे में। कहानी बताई गई। तो उसमें इंदिरा गांधी का जो बैसियत प्रधानमंत्री, एक जो वो सत्ता में वापस आई थी और बड़ी सशक्त जो थी बन रही थी शख्सियत, तो उसको ये करने के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए ये एक बात समझनी चाहिए और जो युवा हमारे प्रोग्राम देखने वाले और जिनको किताबों में और राजनीति में दिलचस्पी समझना चाहिए कि कोई भी अपराध होता है वो कोई खलाजी का घर नहीं होता कि वो हमने आपसे, मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले और वापस कर दिए। ये एक इट्स अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। और इसमें जैसे मैंने कहा कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, प्रधानमंत्री कार्यालय में कैसे कामकाज होता है, कोई इंदिरा गांधी के नाम पे फ़ोन करे, इंदिरा गांधी की आवाज़ पे करके, एक बहुत बड़ा एक मतलब उस तरह के सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेन थी उस ज़माने में। कोई तो इंदिरा गांधी की किस्मत अच्छी थी कि वो लोकसभा का सत्र चल रहा था और वो सदन में मौजूद थी, नहीं तो ये बात चिपक जाती कि इंदिरा गांधी ने ही फ़ोन किया। ये बात जो किसी ने हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान न दिया हो, महत्व जिसने भी ये अगर कोई षड्यंत्र रचा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो वो इसमें चूक गए कि ऐसा दिन चुना कि जिस दिन जो था संसद, और उसी समय जो था वो उस समय इंदिरा गांधी ने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और उस दिन नए मंत्रियों को इंदिरा गांधी सदन में इंट्रोड्यूस करानी थी। तो जो भी लोग थे जो विपक्ष में, उन्होंने भी इंदिरा गांधी को देखा कि इंदिरा गांधी जो है सदन में पूरे समय मौजूद थी। और ये जिस टाइम पे फोन गया था
उस समय टाइम वो सदन में मौजूद थी। दोपहर के 12 बजे के आसपास। तो ये साक्ष्य जो था ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। लेकिन राजनीतिक वातावरण उस जमाने में देश का बड़ा विषम था, और इसीलिए ये नागरवाला जो हम स्कैंडल कहते हैं, ये इसको एक राजनीतिक डायमेंशन रहा बहुत समय तक। और ये जब रेड्डी कमीशन ने जब तक एक तरीके से इंदिरा गांधी को टेक्निकल ग्राउंड पे क्लीन चिट नहीं दी। और ये भी बताइए कमीशन ऑफ इंक्वायरी हमारे देश में कैसे काम करते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, अभी मैं वो है। और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने, लेकिन उस जमाने में देखिए मर्यादा की बात होती थी। 2 प्रधानमंत्री, मतलब एक फॉर्मर प्रधानमंत्री और एक सर्विंग प्रधानमंत्री, दोनों ने गवाही दी। मोरारजी देसाई ने और इंदिरा जी ने। आज आप ऐसा कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने जाए गवाही के लिए ही। तो ये सारा हमारे पूरे सिस्टम का वो बताता है, इसलिए ये राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बैक टू रुस्तम सोहराब नागरवाला, बहुत संक्षेप में, जैसे आपने इंटरोगेशन की बात की है, तो उसमें एक हरिदेव हैं जो पंडित जी करके फेमस हैं दिल्ली पुलिस सर्कल में, और एक उसमें बोस हैं। गुड कॉप बैड कॉप वो लोग खेलते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी गवाही दे दे, फिर बाद में वो केस डायरी में भी नोट करते हैं। इंटरोगेशन कैसा था रुस्तम सोहराब नागरवाला का, कि वो पहले दिन ही मान गया था कि मैंने एक क्राइम किया है, या उसने कुछ और फिक्शियस स्टोरी बनाने की कोशिश की थी? और उसके बाद जब उसको जेल भेजा गया, जहाँ उसको मतलब वो इंदिरा गांधी को कई चिट्ठियाँ भी लिखता है, जिसमें एक में तो चिट्ठी में लिखता है कि यहाँ पर मुझे सब लोग आपका पिट्ठू समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि मैं आपका ही एजेंट हूँ, और बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक में लिख रहा है कि 1971 के युद्ध में मुझे जाने दीजिए सैनिकों से मिलने के लिए, मैं विदेश में जाऊँगा, नाम चमकाऊंगा, डेलीगेशन में जाऊँगा। तो कैसा था इंटरोगेशन, कैसा था? और उसके बाद जेल की यात्रा कैसी रही नागरवाला? क्योंकि बहुत बड़ा क्रिमिनल, मतलब ऐसा नहीं है क्रिमिनल की ये बहुत छोटी स्तर पर बात होगी, सीधे प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है इसमें। नहीं, इंटरोगेशन लेवल पे जो है इन्होंने तो खुद मान गए थे कि ये जो रात को इन्होंने, पुलिस ने उस टाइम को टेप रिकॉर्ड पे जो एविडेंस होता था दैट वाज नॉट एडमिसिबल कोर्ट ऑफ लॉ पे, लेकिन पुलिस ने उसको थाने में बैठ के इनका आवाज़ उन्होंने नकल किए, इन्होंने उनको बाकायदा टेप किए। अच्छा, टेप रिकॉर्डेड हुआ कि उन्होंने इंदिरा गांधी के वॉइस में पैसा मांगे थे, तो और ये पूरा कन्फेशन कर दिए। लेकिन उनको लगा था शायद ये कन्फेशन करने के बाद वो छूट जाएंगे। उनको किसी ने इस तरीके की प्रॉमिस जरूर किया होगा कि जो रिकॉर्ड पे तो हमको नहीं मिला जब हम रिसर्च कर रहे थे, लेकिन किया होगा कन्फेशन इस बात का कि ये क्राइम मैंने ही किया है, इस वाला। हाँ, अच्छा, तो वो कन्फेशन कर दिए। तो कन्फेशन करने के बाद फिर मजिस्ट्रेट ने जो प्रोसेस होता है कि इनको टाइम दिया जाता है कि आप फिर दोबारा आइए, अपना स्टेटमेंट दीजिए, वो प्रोसेस भी उन्होंने फॉलो किए। कन्फेशन हुआ, रिकॉर्ड होने के बाद इनको सजा हो गया 10 साल की सश्रम कारावास, 2 साल या 3 साल की जो शुरू करता है। 2-3 साल का। अच्छा, हाँ, तो फिर बाद में ये मुकर गए कि नहीं, मेरे को प्रेशर पे ये कन्फेशन दिलवाया गया है। तो फिर ये केस गया ऊपर कोर्ट में, तो फिर कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इनका कन्विक्शन, उनको फ्रेश ट्रायल के लिए ऑर्डर कर दिया। ये था कोर्ट का। लेकिन जुडिशियल बचअप, इसमें पुलिस का बचअप, दोनों चीज़ें हुआ। बॉचअप से याद है, जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है, उसका इमरजेंसी का दौर रहा है, और ये वो दौर है जब 1971 से लेकर 76 तक इंदिरा गांधी के पास ही गृह मंत्रालय भी था, यानी कि देश की पुलिस भी उनके कब्जे में थी, और वो प्रधानमंत्री थी। 1977 मोरारजी प्रधानमंत्री बनते हैं। कामराज से 2 बार लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली उनको गद्दी मिलती है। उसके बाद से रेड्डी कमीशन बनता है ना। रेड्डी कमीशन की क्या फाइंडिंग्स थी? 820 पन्नों की जो आप उस सबमिटेड रिपोर्ट को जब आप गए हैं, आपने उसमें क्या देखा? क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी की पेशी होती है, फिर उसमें 1-2 कैरेक्टर्स ऐसे और भी आते हैं जो, जैसे स्क्वाड्रन लीडर आता है, वो ये कहता है कि नहीं मैंने इस काम को किया है। क्या था उस पूरी फाइंडिंग में, वो पूरी रिपोर्ट कैसे इस मामले की जाँच हुई? रेड्डी ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किए पुलिस को कि जैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ कि अगर ये पैसा जा रहा था लेके एयरपोर्ट जा रहा है, तो बांग्लादेश का फ़्लाइट लेना है जो कह रहा है, तो इनको पुलिस को बाकायदा जाना चाहिए था एयरपोर्ट में, पता करना चाहिए था उस दिन कोई फ़्लाइट था क्या है उस टाइम को, या कोई स्पेशल फ्लाइट जा रहा था क्या, वो कुछ रिकॉर्ड नहीं किए थे। वो पूरा इन अ बिग हरी, जैसे बताया कि वो यंग IPS ऑफिसर थे, उन्होंने एकदम जल्दबाजी में जो प्रोसीजर जो है केस डायरी वगैरह बनाने में, उसमें काफ़ी लूपहोल्स रहा उनका। पैसा पूरा रिकवर नहीं हुआ था। जब इन्होंने कह दिए इसको
चार्जशीट कर दिए, क्योंकि वो कुछ पैसा दिए थे जो दूसरे 2600 रुपया या कुछ छोड़े थे वो जो रानी खेत में लेने के लिए, वो पैसा बरामद नहीं हुआ था। तो ये सब कुछ ना होने से पहले इन्होंने चार्जशीट कर दिए थे, जबकि प्रूफ आया कि उसका नेक्स्ट डे जाके ये पैसा बरामद हुआ, ये सब जो रखे हुए थे। तो रेड्डी कमीशन ने जो पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन था, उनका खुद का वर्ड है कि ये बस्ट अप इन्वेस्टिगेशन था, और जुडिशियल ये का भी कि इट वाज ए हरीड जजमेंट, इनको और टाइम देना चाहिए था, दे शुड हैव गॉन थ्रू ये पूरे पेपर्स में। तो रेड्डी कमीशन ने क्रिटिकल है पुलिस के ऊपर और लोअर जुडिशियरी के ऊपर, दोनों के ऊपर। ठीक, रेड्डी कमीशन से कुछ सवाल निकलते हैं जिनके जवाब मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगा। ये ऐसा कैसे हुआ कि अचानक किसी ने फ़ोन किया जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि इंदिरा गांधी की आवाज़ है, और बैंक के कैशियर ने अपने मैनेजर को बिना बताए, अपने सीनियर्स को बिना बताए उन्होंने 60 लाख पैसा निकलवाया, और उन्होंने बिना वाउचर के, जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने वाले थे, उन्होंने ट्रंक में पैसा रखवा दिया चपरासी को कह करके। ऐसा क्या कभी प्रधानमंत्री से मिला था मल्होत्रा, जिनको उनकी आवाज़ को पता हो या आवाज़ को समझ जाते हो, रिकॉर्ड कर समझ जाते हो? और क्या रुस्तम सोहराब नागरवाला CIA का एजेंट था, रॉ का एजेंट था, उसके पीछे कोई और था? क्योंकि वेद प्रकाश मल्होत्रा को भी बाद में मारुति कमीशन का चेयरपर्सन एक बड़ी नहीं अच्छा, ये चरण यही नहीं, ये जो ये एलिगेशन जो है ये कि ये मारुति में नौकरी कर रहे थे, ये चरण सिंह होम मिनिस्टर थे उस टाइम को, इन्होंने पार्लियामेंट में ये दावा किए थे। लेकिन रेड्डी कमीशन ने जब मारुति का पूरा बयान लिया और उनके आमने सामने कराया नगरवाला, ये का जो फोटो वगैरह ये पे प्रमाणित हुआ कि ये कभी मल्होत्रा ने नौकरी नहीं किए थे, वो गलत ये था। और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन का दूर होना कम से कम आज के दौर में। नहीं, वो उनको कुछ ये नहीं था, वो आखिर मरने तक वो बोलते रहे कि कुछ मीडिया ने स्टोरी भी किया उनके ऊपर, मैगजीन्स वगैरह ने, वो बोलते रहे कि मेरे को बिना कारण से सजा दिया गया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, पेंशन भी उनका नहीं मिला था, उनका ड्यूज भी रोक दिए थे उन्होंने। तो वो तो कहते रहे, लेकिन गलती तो उनका था, उसमें प्रोसीजरल लैप्स तो था उनका, कि बिना किसी को बताए बस जी माता जी कहकर आपने 60 लाख रखवा दिया। नहीं, वो थे इतने सीनियर ऑफिसर थे कि उनके पास हक था जो स्ट्रांग रूम वगैरह खोलने का, वो ऑर्डर था उनके पास। ऐसे नहीं है कि वो सीनियर पोजीशन में चले गए थे उस टाइम पे। हाँ, लेकिन वो नहीं था कि पैसा निकाल के दे दे। हाँ, निकालने का था, लेकिन पैक करवा करके गाड़ी में खुद जा करके वो एक्सेस था स्ट्रांग रूम को। एक और चीज़ हमें समझनी चाहिए, और खासतौर से युवा पीढ़ी को, देखिए ये किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना आजकल बहुत आसान होता है। हम हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं कि तत्काल हम चाहते हैं कि भाई कौन। देखिए, जब किताब लिखते हैं इस तरह का मामला जो जिसकी गुत्थी नहीं सुलझी, तो हमने उसको कोई ये प्रयास नहीं किया कि हम गुत्थी सुलझा दें। वो आसान काम था कि एक पक्ष लेकर के हम बता दें कि ये सही है और ये गलत, जबकि वो नहीं है। उसमें बहुत से पहलू हैं, जैसे नागरवाला की, जैसे पात्रा साहब बता रहे थे, बड़ा एक दिलचस्प कैरेक्टर है। उसमें बहुत सारे अनछुए पहलू हैं। CIA का जो एंगल है, हाँ, बता दीजिए। इसमें मैंने कहा कि सारी जो भ्रांतियां मैंने इस तो ये बहुत सारे उसमें थे कि उसको बहुत सारा मतलब पैसे की कमी थी। ऐसा भी कहा गया कि उसको कोई ये थी कोई उसके ऊपर कोई शारीरिक रूप से वो ऐसा असमर्थ था कि वो मिमिक्री नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि फेशियल पैरालिसिस का, लेकिन उसकी डिग्री अलग अलग होती है। जैसे पात्रा साहब बताएंगे इस बारे में कि वो हो सकता है कि वो नहीं हो, लेकिन जब उसने मतलब जो थाने में बैठ करके उसने इंदिरा गांधी की मिमिक्री करी और उसको रिकॉर्ड हुआ, और एक बार नहीं 2-3 बार उसमें मतलब लोगों का एक मनोरंजन टाइप का भी होने लग गया था। तो वो उसने किया। हमारे देश में अदालतें कैसे काम करती है, हमारे देश में पुलिस कैसे काम करती है, हमारे देश में कमीशन ऑफ इंक्वायरी कैसे काम करते हैं, ये सब किताब में विस्तार से। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आज 53-54 साल बाद इसकी चर्चा कर रहे हैं और कुछ नहीं बदला। मतलब मैं तो कहूँगा जो रेड्डी कमीशन ने काफ़ी ईमानदारी का सबूत दिया, उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, सरकार की तरफ से उन्हें थोड़ा सहयोग मिला, थोड़ा नहीं मिला। इंदिरा गांधी भी अपने राजनीतिक आकलन में एक तरीके से चूंकि उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा गंभीर मामला नहीं है, मामला जैसे रफा दफा हो गया, लेकिन मामला राजनीतिक रूप से रफा दफा नहीं हुआ, वो वापस भी आया। तो इसलिए, और इंदिरा गांधी ने बाद में बहुत ज़्यादा उसके बारे में मतलब इंक्वायरी भी नहीं करती थी कि जो आप बता रहे हैं 71 का मामला हुआ और फिर 77 के बीच में, तो वो तो चाहते तो सब कागज गायब हो जाते।
तो ये तमाम चीजें, ये जो CIA के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इसलिए उठा उस टाइम को ये मुद्दा क्योंकि इनके नागरवाला की गर्लफ्रेंड हुआ करते थे, अमेरिकन एम्बेसी में नौकरी करते थे, और इन्होंने उसको फॉलो करके गए हुए थे जापान, फिर श्रीलंका में उनका पोस्टिंग हुआ। तो ये कारण से इसका CIA का कनेक्शन है करके कुछ लोगों ने कुछ मुद्दा बाद में उठाए, कमीशन के बाद में किन लोगों ने कहा कि ये एंगल क्यों नहीं दिखा गया कि उनका कोई CIA के साथ कनेक्शन था या नहीं। लेकिन उसका एक फिर मोरारजी देसाई और रेड्डी, जस्टिस रेड्डी, दोनों को एक अखबार ने इंटरव्यू किया 80s पे जाके, मिड 80s में। तो मोरारजी ने तो मना कर दिया कि मेरे पास को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और जो जस्टिस रेड्डी थे उन्होंने भी कुछ खास ये नहीं दिए। लेकिन ये पेपर्स जो है कि इनका जो गर्लफ्रेंड है और उनकी कितने बार इन्होंने जापान गए थे, और इनका जो अकाउंट था बाहर था, फॉरेन अकाउंट नागरवाला के, लेकिन वो फॉरेन अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं था, बहुत कम पैसे की ट्रांजैक्शन था। ये सब CBI ने दे रखा था रेड्डी कमीशन को। और ये पेपर्स हमने जब रिसर्च के टाइम पे आर्काइव्स में देखे हुए हैं, जो CBI ने जो सीज करके जो इनका बैंक अकाउंट्स क्या ट्रांसफ़र हुआ है पैसा। लेकिन उस एंगल को इट वाज अप टू जस्टिस रेड्डी कि कॉग्निजेंस लेना नहीं लेना, उन्होंने किसी कारण से नहीं लिए थे। दीपक, देखिए इसमें प्रश्न ये भी एक होता है बड़ा कि क्या सरकार के पास एक कोई ऐसे अघोषित कोई सीक्रेट फंड होते हैं या नहीं होते हैं, और उस सीक्रेट फंड को उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। देखिए, मैं वो सब कॉन्स्पिरेसी नहीं मानता कि कोई डीप स्टेट है या ये है, लेकिन बहुत सी, अगर जो लोग इस किताब को पढ़ना चाहें पढ़ेंगे तो बिटवीन लाइन उन्हें बहुत सारे इस तरह की मतलब जो ऐसे पहलू मिलेंगे जिसका किसी तरीके से एक साक्ष्य के हिसाब से कोई उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। दो अलग अलग चीजें हैं, एक साथ घट रही हैं, अब उसमें संयोग है या नहीं है ये पाठक अपने विवेक से तय करें, है ना। अच्छा, मैं एक थोड़ी चीज और समझना जैसे सर एक चीज़ और, इसमें जैसे दो मृत्युओं की बात हुई जिसका हमने सरसरी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे एक पूरा कॉन्स्पिरेसी एंगल आता है। जब किसी से भी कहें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हत्या हो जाती है, जो अभियुक्त था या जो दोषी पाया गया था उसकी हत्या हो जाती है। अब आप उसको देखिए, हत्या मृत्यु की बात मैं कर रहा हूँ, तो मृत्यु जो पहले होती है कश्यप की, वो किन हालात में होती है। कश्यप साहब की शादी होती है, वो हनीमून मनाने वहाँ जाते हैं, मथुरा जाते हैं और दर्शन के लिए जा रहे होते हैं, और वहाँ से वो जो उधर आगरे में वहाँ जा रहे होते हैं, और एकदम से सामने से बारात आ रही होती है। बारात का घोड़ा जो है वो बेकाबू हो जाता है, और ये तांगे में जा रहे होते हैं। हाँ, और वो घोड़ा ऐसे सामने आता है, ये गाड़ी में होते हैं, वो जो बारात का जो उसका तांगे वाला घोड़ा जो होता है वो बिल्कुल मतलब वो हो जाता है, मतलब एक बेकाबू हो जाता है, और उससे एक तरीके का पूरा वहाँ के ऊपर सड़क के ऊपर एक अजीब टाइप का एक बदइंतजामी या बदनज़मी फैलती है, और उससे वो एक एक्सीडेंट होता है। और उस एक्सीडेंट में तो वो चीज़ मतलब अगर कोई रिक्रिएट करना चाहे मतलब तो वो इंसानी उससे तो पॉसिबल नहीं है कि चलते हुए घोड़े को एकदम सामने से बारात आ रही है और तांगे में ऐसा मतलब कहना है कि कंस्पिरेसी कि इसमें अगर है कुछ तो ये घाट है, और जो लोग अपने अपने तरीके से निकालते भी नहीं, वो कंस्पिरेसी नहीं है करके वो संभव नहीं है। अगर आप उस किताब उसको विवरण पढ़ें जो मृत्यु का जो क्योंकि वो लोग जो चश्मदीद गवाह थे, इन लोगों ने एविडेंस दिया के कोर्ट में। जो जस्टिस कमीशन ने नागरवाला की भी रिपोर्ट निकलवाई कि इसकी डेथ नेचुरल थी नहीं थी, फिर बाद में उन्होंने नेचुरल पाया, वो अलग बात रही। नहीं, ये जो कुछ लोग आके स्टेटमेंट दिए थे, जो गवाह थे वो एक्सीडेंट साइट का, उन्होंने आके वहाँ स्टेटमेंट दिए थे। पुलिस का रिकॉर्ड जो है वहाँ से मंगाए गए थे, सब आर्काइव्स में वो पेपर्स है। अब एक चीज़ समझनी थी, जैसे इसमें हमने रेड्डी कमीशन की बात की, सरकारों की बात की, इंदिरा गांधी को इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत कंसर्न लिया भी नहीं था जब तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं। उस वक्त की मीडिया इस पूरी कवरेज को, इस केस को कैसे देख रही थी? क्या उससे पहले भी नागरवाला के लेवल का कोई इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था, इतना बड़ा घोटाला हुआ था जिसको बहुत कवरेज मिली हो, या बहुत फ्रेश था, लोगों को समझ में नहीं आया? दीपक, आपने बड़ी दिलचस्प प्रश्न उठाया है, और इसका भी देखिए, आज हम कहते हैं कि मीडिया बटा हुआ है या मीडिया में एक तरीके की बायस रिपोर्टिंग होती है, एक तरफा। आपको ये जान के मतलब एटलीस्ट मुझे एक बहसियत एक नागरिक के या एक पत्रकार के मुझे हैरत हुई, और मुझे हैरत ये पात्रा साहब उस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे
कि वहाँ पर कुछ लोगों ने जो ये नागरवाला स्कैंडल को एक जैसे जो रिपोर्टिंग होती है सामान्य ढंग से जिज्ञासा के रूप में उसे रिपोर्ट किया, कुछ लोगों ने उसे एक एक्टिविज्म के टाइम पे किया। तो पत्रकारिता में हमेशा ये एक तरीके का दमखम या जज्बा रहा, जो आज हम कहते हैं कि एक मीडिया जो मतलब दो उसमें बड़े धड़े में बटा हुआ होता है, एक सरकार के विरोध में और एक सरकार के पक्ष में, उसकी कहीं ना कहीं झलक हमें 1971 में भी नजर आती है। ये बड़ा एक दिलचस्प बात है। हम लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि अरे पहले तो स्वर्ण युग कभी नहीं था, राम राज्य उस तरीके का राजनीतिक रूप से कभी नहीं था। उस समय भी हलचल थी, आज भी हलचल टाइम थी। फॉर द बेटर। नहीं, जर्नलिज्म में भी ऐसे ही था। और दूसरा ये रहा कि जो इसका इन्वेस्टिगेशन ये होता है, जब इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में नहीं आता है तो कोई ना कोई वो पॉलिटिशियंस बोलेंगे, बाहर के लोग बोलेंगे, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे ये दें बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु तो है। वो मिस्चिफ तो कर ही सकते हैं लोगों ने ना, कि जो अगर एविडेंस आपके सामने है, घटनाएं आपके सामने है, प्रूफ है, तो पत्रकार उसी से ही जाएगा। अच्छा, इंटरप्रिटेशन पे तब भी जाता है जब उसके हाथ में कोई है नहीं इन्फॉर्मेशन, तो वो फिर दूसरों के कहने पर, किसके कहने पर, वो जो कहा कि एक्टिविज्म, वो तो एक्टिविज्म रहा है देश में। यू कांट से कि उस टाइम को तो नहीं था, आज है वो। जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ में और समझनी है, क्या कमीशन ने, क्योंकि 2-3 इसमें सवाल आते हैं, जैसे आपकी किताब में एक चैप्टर है जहाँ पर ये है कि मोरारजी देसाई की जो एलिगेशंस मोरारजी देसाई ने लगाए, क्या इंदिरा गांधी को पूरी तरह से दोषमुक्त किया गया? क्या ये माना कमीशन ने कि इंदिरा गांधी का इसमें उनका नाम सिर्फ इसमें ड्रैग किया गया, या कमीशन का क्या बेसिकली वे था? एक तो ये था कि जब पुलिस का जो था वो बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन था, एक तो ये था पॉलिटिशियंस को लेकर के, और बाकी अदर फैक्टर्स पर कमीशन ने क्या कहा? एक मेजर उनका जो फाइंडिंग जिसमें कुछ बेसिस था, वो था बैंकिंग सिस्टम का किस तरह से मैनेज करना है। उसके ऊपर बैंक ने काफ़ी कुछ एक्शन लिया, बाद में एसबीआई ने। जहाँ तक इंदिरा गांधी का सवाल था, उन्होंने सीधा कहा कि क्लीन चिट दिया कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर बाद में कुछ चैप्टर के बाद फिर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे रखना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं हो सकता है, इतने देर हो गया, आई कांट से, तो थोड़ा इधर उधर किए। बट आप अगर पूरा रिपोर्ट पढ़े तो उन्होंने इंदिरा जी को क्लीन चिट दिए हैं उसमें, कि उनका फ़ोन नहीं था। बाकी किसने फ़ोन किया, ये सब पुलिस ने क्यों नहीं पता किया, वो उस चीज़ पे गए हैं। और ज़्यादातर इनका जो फाइंडिंग्स रहा वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, ये बाद में ये सब इनकॉर्पोरेट किया गया था। अच्छा, आपकी किताब में एक किस्सा है कि जब पुलिस उठाने जाती है नागरवाला की तफ्तीश में, तो वो धर्मशाला पे एक फ़ोन भी आता है, और वो कहता है कि जो भी फ़ोन करने वाले या करने वाली होती हैं वो कहते हैं कि इनको ये इनोसेंट है नागरवाला। तो और आज तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो पाई कि फ़ोन किसका था, क्यों आया था, क्या पर्पस था उस फ़ोन कॉल का। ऐसे और कौन से एंगल्स थे जो आपको लगता है कि जिन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, या वो बहुत ही फ़नी एनेक्डोट्स हैं? जैसे वो स्क्वाड्रन वाली बात अगर आप बताना चाहें तो, जिसने आकर कहा कि मैंने कराया, एक ने कहा कि ये तो भगवान का दिया हुआ आदेश था टाइप की स्पिरिट, जी स्पिरिट आ गया। भूत जो है, सम काइंड ऑफ प्लानचेट चला रहे थे कि वो बैठ के कुछ कर रहे थे, तो नागरवाला उनके अंदर आया, कहा कि मेरा केस उठाओ। एक वो था। अच्छा, ये रेडी कमीशन के सामने कहा? रेडी कमीशन सामने के, और उन्होंने कुछ एविडेंस जो है वो देने के चक्कर पे उन्होंने बहुत कुछ ये कि रेडी नाराज होके उसको निकाल दिए थे। बाकी उसके विंग कमांडर के देखिए, ये बताता है कि जो जहाँ के ऊपर जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी होता है, उसका जो हमारे देश में काम करने का तरीका है, उसमें ये बड़ा होता है कि वो कोई गंभीर मुद्दे के ऊपर जाता है, गंभीरता से कर रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको ड्रिल करने का प्रयास होता है या उसका स्कोप होता है। तो लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा, अब वो क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि क्या कोई डीप स्टेट है, क्या कोई उसको जानबूझ के ड्रिल करने की कोशिश करता है, या ऐसे ही हो जाता है, नॉन सीरियस टाइप मामला हो जाता है। लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न है जिसके फिर वही मैं कह रहा हूँ कि हम किसी निष्कर्ष के ऊपर नहीं पहुँच सकते कि कौन इस टाइप की सब चीज़ें करा रहा था या कर रहा था, क्या कोई विदेशी ताकतें थी। अगर हम उन सब का संज्ञान लेते तो हम भी उसी जो एक कॉन्स्पिरेसी वाला, षड्यंत्र वाला मामला होता, उसी के हम हिस्सा बन जाते। मैंने और प्रकाश पात्रा जी ने, हम दोनों ने राजीव गांधी हत्याकांड के जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी उन पर कवर किया। दो कमीशन थे, एक तो जस्टिस वर्मा कमीशन था जो थोड़ा सा सिक्योरिटी एस्पेक्ट के ऊपर किया, वो थोड़ा गंभीरता से चला। जैन कमीशन वो तो बिल्कुल मतलब तोता मैना की कहानी,
कैसे बताएं थोड़ा। नहीं, बहुत बड़े बड़े दिलचस्प। एक बाबा लालदास आते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब वो तो वहाँ के ऊपर वो जो था तमाम जो था शाइनिंग पाथ करके एक जो लैटिन अमेरिका का एक उस ज़माने का आतंकवादी वो था, वहाँ के ऊपर तमाम जो थे दुनिया भर के सारे गैंगस्टर्स जमा हुए थे और एक पूरी की पूरी वहाँ एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी और उन लोगों ने कराया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इसके पीछे जो बाद में प्रधानमंत्री बने उनका ही हाथ था। तो हर तरह के एफिडेविट जो थे नरसिम्हा राव जी के खिलाफ में, कोई कहता है चंद्रस्वामी का, कोई कहता है जितना वो उतनी बातें। और वो बहुत राजेश पायलट उस समय वो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे उसके होम मिनिस्ट्री को बता देते कि उसमें बहुत तो इतना नॉन सीरियस इतना कि जैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी की। और अच्छा उसमें क्या होता है, रिटायर्ड जज बैठता है तो उसको लगता है कि साहब 6 महीने और सुख मिल जाएगा, ये घोड़ा गाड़ी सब पूरा का पूरा, तो वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी चलता रहता है। तो जैन कमीशन एक बहुत बड़ी उसकी मिसाल है। और बाद में वो जैन कमीशन चलते चलते वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरा गया। क्योंकि ये क्या किस्सा था? अरे बड़ा दिलचस्प सर, आप बताइए। तो हुआ ये कि भाई वो एक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, देवे गौड़ा सीताराम केसरी जिनको ओल्ड मैन इन हरी कहते हैं, वो जल्दबाजी में थे कि किसी तरीके से, क्योंकि वीपी सिंह ने मना कर दिया था रहे थे और ये बाहर से समर्थन दे रहे थे। ये 1996 से 98 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जो था 97 में एक बार सीताराम केसरी ने जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी। एक 45, 50, 60 लोगों का एक ग्रुप था जो सत्ता में था। भाजपा बाहर थी, कांग्रेस बाहर थी, कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रहे थे, वाम दल भी बाहर थे। तो सब का सब समर्थन से छोटे मोटे उसकी एक गुट की सरकार चल रही थी। तो एक बार देवेगौड़ा की सरकार बनी, उसके ऊपर कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया। फिर जो गुजराल साहब की सरकार बनी तो वो सरकार के ऊपर कांग्रेस जन भी जो थे, जैन कमीशन रिपोर्ट जो है डीएमके का, उसके बाद तो जैन कमीशन की रिपोर्ट ने ये कहा कि साहब ये जो है इसमें कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो डीएमके गवर्नमेंट के ऊपर, और डीएमके जो थी वो उस समय इंद्र कुमार गुजराल सरकार को समर्थन दे रही थी। तो ये दो लोग कांग्रेस के दो सिपहसालार, सोनिया गांधी के नाम पे, सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति भी नहीं थी, तो जितेंद्र प्रसाद 98 में आएंगी। हाँ, जो जितेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और अर्जुन सिंह जो सोनिया गांधी के नूरे नजर थे, दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। जी हाँ, दोनों ने उस समय बड़ा ये मामला उठाया जैन कमीशन का कि साहब ये जैन कमीशन ने कहा है तो डीएमके जो है सरकार में नहीं रहे, नहीं और तो गुजराल ने कहा कि नहीं हम सरकार चली जाए लेकिन हम डीएमके को अपने घटक दल को अलग नहीं करेंगे। तो तनातनी में मतलब जैन कमीशन ने जो राजीव गांधी का जो कॉन्स्पिरेसी एंगल जो हत्या में क्या हुआ वो तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर ये सरकार इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिर जाए। अप्रैल 17 जी। एक चीज़ तो ये है, लेकिन उस जमाने के जो प्रीवियस जो कमीशन जितने थे वो बड़े गंभीर तरह से कमीशन चलाए हैं। ये 80s के बाद के कमीशन जो है ये अब तो कमीशन का देखिए तय होता है कि क्या निष्कर्ष निकालना पहले से मतलब पता होता है। उस जमाने में रेड्डी जी की मैं भी वो करूंगा कि इन्होंने एक सीरियस एक्सरसाइज करी, हर टेक्निकल साइड पे वो चले गए। 820 पन्ने की लंबी 820 पन्ने की रिपोर्ट है। इन्होंने पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स है, जैसे FIR से लेकर हर जो बैंक बताया कि ये नागरवाला ने एक किसी को प्रमिस किए कि बॉर्डर में मेरा पोस्टिंग था 1947 में, तो जब इधर उधर हो रहे थे लोग, कुछ पैसा हमने इकट्ठा किए, उसको एक जगह में दबा के रखें, आपने पढ़ा होगा, और ये जमीन के अंदर गाड़ के रखा है, वो निकाल के जब आएंगे हम उनको पैसा दे देंगे। तो पुणे में उन्होंने पैसा उसको दे दिए, उधार दे दी कि ये पैसा वापस कर देगा। तो उनके बेटी ने आके कमीशन के सामने वो बैंक का जो अकाउंट किताब, विड्रॉल डेट, ये सब स्टेटमेंट्स आके वो दिए कि इन्होंने ऐसे हमको चीट की। तो काफ़ी पेपर्स रनिंग इनटू थाउजेंड्स, सबकी जो डिपोजिशन है, जितने लोग अवेलेबल थे वो सब जाके फिर उन्होंने ये रिपोर्ट दिए, 825 पन्ने की रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी मानवीय दृष्टिकोण से आप देखिए, जो नागरवाला की माँ ने जो चिट्ठी लिखी, इंदिरा गांधी को भी चिट्ठी लिखी, वो पहुंची नहीं पहुंची, या माँ बेटे में जो ओरिजिनल पेपर्स सब वो बड़े मार्मिक हैं, बड़े पढ़ने लायक और उस लायक हैं। उसमें आपको नागरवाला से एक तरीके से सहानुभूति भी होती है। उसके मदर की जो चिट्ठी है, अपील की है इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने कभी रिप्लाई नहीं दिए। नागरवाला की चिट्ठी का ना उनकी नागरवाला की चिट्ठी का कोई रिप्लाई। सोशल सेक्रेटरी ने एक आध बार वो किया, ये भी बताता है। उषा जी थी, कौन उषा भगत। हाँ। ये मुलाकात की का भी एक जिक्र है इसमें ना? मुलाकात ये था कि नागरवाला ने चिट्ठी लिखे थे इंदिरा जी को कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो
वो 60s का ये था पहले वियतनाम वॉर का उन्होंने कहा कि वियतनाम वॉर वियतनाम का। की जो लड़ाई चल रही थी उस समय मैंने आपको बिल्कुल नागर वगैरह तो बड़ा, इंदिरा- मैंने कहा ना, बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर, मतलब मिस्टीरियस कैरेक्टर है। हाँ, एक ऐसे अदाकार है जिसका हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या है। वो ही उनके कई पहलू नजर आते हैं। दोनों, आपने पहले एक बार पात्रा साहब से वो सवाल भी पूछा था, दोनों लोग जो थे जो मल्होत्रा साहब मल्होत्रा और ये इंदिरा गांधी से पहले मिल चुके थे, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी से मिलना कोई बड़ी बात, आज जो प्रधानमंत्री, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहूँगा, आज बहुत मुश्किल है, लेकिन 1984 से पहले इतना मुश्किल नहीं था। इंदिरा जी के हत्या से पहले। लेकिन उसकी एक बड़ी मतलब वो एक्सेस भी इजी था। और अब मुझे याद है, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, ब्रेकिंग थ्रू द ग्लास, जो बहुत बड़े इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, जिनका बड़ा नाम भी होता है, मैं नाम सेशन साहब, टीएन सेशन साहब की मैं किताब पढ़ रहा था, ब्रेकिंग थ्रू द ग्लास। तो उन्होंने ही बाद में वो एसपीजी बनाई और पूरी उस तरह की प्रक्रिया बनाई, क्योंकि हमने 2 प्रधानमंत्री भी 84 से इंदिरा जी के डेथ के बाद एसपीजी वगैरह हुआ। 80 में जब मैं रिपोर्टर बन के आया, वो दिल्ली पुलिस वहाँ पे सफदरजंग रोड का सिक्योरिटी के इंचार्ज था। हम अंदर गए हुए रिपोर्टर्स, सीधा अंदर जाके पीएम हाउस के अंदर से जहाँ रहती थी इंदिरा जी, वहाँ तक चले गए हैं। आप कितने प्रधानमंत्रियों से मिले हैं सर? नहीं, मिलने का, देखने का, मोरारजी देसाई के टाइम से तो सबको देख रहे हैं। तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा जी, राजीव गांधी, हाँ, और गुजराल, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह, वाजपेयी जी तक, पात्रा जी, मनमोहन उसको भी सिंह अपनी जी, लेखनी से थोड़ा हाथ दिखाने चाहिए। मनमोहन सिंह जी को भी, हाँ, मनमोहन सिंह। अच्छा, तब ये 2014 मोदी जी को भी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मतलब चीफ तात्पर्य ये मिनिस्टर है कि नहीं, 14 में से- बीजेपी में जब ऑफिस बेरर थे 88-89 में, मैंने उनसे कई बार मिला हूँ वहाँ पे गुजरात में, अहमदाबाद जब में। संघ की तरफ से थे? नहीं, मैं नेशनल हेराल्ड में काम कर रहा था। नहीं, नरेंद्र मोदी उस वो प्रधानमंत्री। उस टाइम को पार्टी का देख रहे थे। अच्छा। ही यूज्ड टू सिट इन पार्टी ऑफिस में। तो दीपक देखिए, पात्रा जी जो कह रहे हैं कि मतलब 14 में से 12 प्रधानमंत्री को देख चुके हैं और मिल चुके हैं, बड़ी उपलब्धि है। नहीं, आपको सर बिल्कुल दर्ज करना चाहिए अपने अनुभवों को, है ना, कि मतलब हम लोग तो जिस दौर बड़े हो रहे थे, हमने मनमोहन सिंह जी के बारे में अखबारों में पढ़ा और नरेंद्र मोदी जी का आप भी तो देख ही रहे हैं। 20 साल 30 साल के बाद आप भी देख लेंगे बहुत प्रधानमंत्री, देखिए ऐसे कोई बात नहीं। चले। बहरहाल, किताब वाला की इस बातचीत का समापन यहीं पर। इस किताब को हार्पर कॉलिन्स ने छापा है, 399 रुपये की कीमत है। 23 चैप्टर्स हैं जिनको 5 सेक्शन में बांटा गया है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़, जो पुलिस के सामने गवाहियाँ हुई, इसके अलावा नेशनल आर्काइव का जो मटेरियल है, उसके माध्यम से इस पूरी किताब को तैयार किया गया है, जिसमें कोई निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिरे छोड़े गए हैं। आप बातचीत का सिरा अपने हिसाब से पकड़ें और उसके बाद थोड़ा बंद करके ऐसे शून्य में ताकते हुए सोचें कि क्या वाकई में ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या सिर्फ इस बात का विभ्रम बनाने की कोशिश की गई है। इस बातचीत को रिकॉर्ड किया था हनी और विजय ने। आप देख रहे थे किताब वाला। थैंक यू।